हेलो बच्चों, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। तो बच्चों, आप लोग हम लोग के साथ पार्ट जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इसका पार्ट 1 जिसमें पेज नंबर 1 से 3 पेज थे, उसको आपने सफलतापूर्वक वीडियो के माध्यम से समझ लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपने देखा था कि पेज नंबर 3 पर हम लोगों ने पढ़ा था मानक मीटर की परिभाषा। तो मानक मीटर की परिभाषा ये दूरी का मात्रक होता है। तो स्टैंडर्ड मीटर के बारे में हमने बताया था, उसकी परिभाषा आप लोग समझ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं पेज नंबर 4 से। पेज नंबर 4 से लंबाई के अन्य मात्रक। देखिए, आपने पढ़ा है कि साहब दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक, देखिए मीटर मात्रक किस किस का है? जहाँ पर कोई भौतिक राशि दूरी के सेंस में हो, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, गहराई का मात्रक मीटर, त्रिज्या का मात्रक मीटर, व्यास का मात्रक मीटर। ठीक है। तो जहाँ पर कोई विस्थापन का मात्रक मीटर, तो जहाँ पर कोई भौतिक राशि दूरी के सेंस में हो, तब उसका मात्रक क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ से लंबाई के अन्य मात्रक। फर्मी, एक फर्मी, ये भी दूरी लंबाई का मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक होता है। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्राम, ये भी बहुत छोटा मात्रक, जो भी पावर माइनस में होंगे वो छोटे मात्रक कहलाएंगे। एक एंगस्ट्राम, तो एंगस्ट्राम पे ध्यान देना बच्चों। एंगस्ट्राम को मुख्य रूप से लिखने में दिक्कत आती है। कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं, ए बना लिया और 0 बना लिया। दिस इज़ रॉन्ग। आपको क्या करना है, ए बनाना है और इसके बिल्कुल खोपड़ी पर 0 रखना है यहाँ पर। ठीक है, तब ये एंगस्ट्राम कहलाएगा। इस तरह से ये रॉन्ग कहलाएगा। दिस इज राइट। ओके, तो एंगस्ट्राम को समझेंगे। तो यहाँ पर 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद 1 माइक्रोन, यह आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 1 माइक्रोन इक्वल 10⁻⁻6 मीटर। ये छोटे मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें आगे प्रकाश वर्ष। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रकाश वर्ष, लगता समय का मात्रक है, वर्ष आ गया। हाँ भाई, घंटे का मात्रक, घंटा भी समय का मात्रक होता है, सेकेंड भी समय का मात्रक होता है, आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो प्रकाश वर्ष एक बार लगता है कि ये समय का मात्रक हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ये लंबाई का मात्रक है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी क्या मतलब हुआ कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी, उसका उस दूरी की वैल्यू है क्या? 1 प्रकाश वर्ष। तुमने पढ़ा है दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय। अगर हम इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय। 4 गुना समय। ओके, अब प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुणा 10⁸8। ये सूत्र अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इनटू समय, समय किसमें? एम के सिस्टम में, सेकेंड में। तो अब अगर हम बात करें कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं बच्चों, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो आप समझिए कि एक वर्ष में 1 ईयर में कितना समय, कितना सेकेंड हुआ? इतना। 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60, ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 9.46 10⁻15 मीटर। तो 10⁻15 मीटर, इसको हम कह सकते हैं 10⁻16 मीटर। ये इसका कोटिमान हो जाता है। तो हम कह सकते हैं रियल वैल्यू क्या है एक प्रकाश वर्ष की? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। ये दूरी का बड़ा मात्रक होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। पारसेक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इसकी वैल्यू है 3.084 गुणा 10⁻16 मीटर। ओके, ये आपने समझ लिया है। तो एक थोड़ा तुम्हारे मन में विचार आ रहा होगा कि ये 16 कहाँ से आ गया? तो बच्चों याद रखिए, आपने कोटिमान को पढ़ा होगा हाई स्कूल में। अगर कोई संख्या, ये संख्या 3.16 के बराबर हो या इससे अधिक हो, तब जो पावर दे रखी है इसमें पावर 1 बढ़ जाती है। तो कोटिमान 15 से बढ़ कर के कितना हो गया? 16 हो गया।
अगर 9.46 के स्थान पर ये संख्या होती बाय द वे 3.08, तो इसका पावर कितना रहता? 10 पावर 15 मीटर ही रहता है। तो इसलिए कोटिमान का टॉपिक यहाँ पे आ गया है। तो ये 9.46 संख्या 3.16 से ज़्यादा होने की वजह से इसका कोटिमान कितना हो गया? इसका 16 मीटर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ पर इसका कोटिमान कितना? इसका 16 मीटर ही रहेगा। इसमें आप 17 नहीं कर सकते, क्योंकि ये संख्या 3.16 से कम है। मैं समझता हूँ ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान का मानक मात्रक, देखिए दूरी का मानक मात्रक मीटर था, उससे संबंधित सारी बातें क्लियर होती आ रही होंगी। अब आता है द्रव्यमान का मानक मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। द्रव्यमान का स्टैंडर्ड मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है, अब आता है कि किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम क्या चीज़ है। ये मैंने कहा 1 किलोग्राम क्या है भाई, कहाँ से आ गया ये? फिजिक्स ये कहती है कि 1 किलोग्राम क्या है। ये आपने कहा था लोहे का बाँट होता है, अरे लोहे का बाँट कहाँ से आया ये तो बताओ। तो 1 किलोग्राम वास्तविकता में किसके इक्विवेलेंट है, किसके तुल्य है, वो हमें समझना है। तो बच्चों साफ साफ समझ गए, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ओके, ये टेम्परेचर है फिक्स। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर यानी कि 1000 सीसी, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, शुद्ध जल के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। क्या मतलब उसका हुआ? सीधी सी बात है, अगर आपके पास 1000 सीसी शुद्ध जल 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर है, तब उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है कि साहब टेम्परेचर क्यों ले लिया आपने? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि ये तापमान जैसे ही बदलेगा इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम से चेंज हो जाएगा। कभी आप गौर से देखना, जब आप कोई डालडा का पैकेट लें तो डालडा का जो पैकेट होता है 1 किलोग्राम का नहीं होता है, वो 1 लीटर का होता है। उसमें साइंटिफिक भाषा लिखी होती है, इतने टेम्परेचर पर, वहाँ पे तापमान जब पैक करते हैं उस वक्त टेम्परेचर होता है, उस वक्त जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, उस टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम से कुछ न कुछ कम होती है। 927 या लगभग 950 के करीब होता है, यानी 1 किलोग्राम पूरा नहीं होता है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो यहाँ तुमने देख लिया कि 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर जो शुद्ध जल हो, प्योर वाटर हो, उसका द्रव्यमान जो बनता है वो क्या हो जाता है? 1 किलोग्राम बनता है। उसके इक्विवेलेंट वो 1 किलोग्राम हो गया। उसके इस अनुसार आप उसको द्रव्यमान को बाँट बना सकते हो, कुछ ही बना सकते हो। तो किलोग्राम समझ में आया सबके? द्रव्यमान के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ये आप लोग जब सेकेंड बुक पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, नाभ की ऊर्जा में इसकी चर्चा करी जाएगी AMU की। एक AMU बराबर 1.66 10⁻27 किलोग्राम होता है, आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके अलावा द्रव्यमान के अन्य मात्रक क्या? टन, 1 टन, टन कहो या मीट्री टन कहो, बात एक ही है। तो 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। 1 ग्राम बराबर 10⁻³ मीटर। प्यारे बच्चों ये बहुत काम आता है। 1 ग्राम 10⁻³ किलोग्राम होता है। 1 मिलीग्राम 10⁻6 किलोग्राम होता है। ये न्यूमेरिकल में सबकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। समय का मानक मात्रक। समय का मानक मात्रक क्या? सेकेंड है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकेंड। अब आता है 1 सेकेंड की परिभाषा बताइए साहब। सेकेंड को डिफाइन करते हैं तो 1 सेकेंड है क्या वो समझाते हैं। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है, यानी 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु, देखो सीजियम परमाणु 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है। ऐसा लग रहा है कि मैंने ये मोबाइल नंबर लिख दिया। देखें अगर गौर से देखें 10 अंक हैं इसमें, डायल मत कर देना, पता नहीं कहाँ लगे जा करके मजाक कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पर 1 सेकेंड क्या है? 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है। उस समय को बोलते हैं 1 सेकेंड। देखिए साहब, अब ये जो आपने संख्या देखी है, ये संख्या बहुत बड़ी। इतने बार जब वाइब्रेशन होते हैं उस समय को कहते हैं 1 सेकेंड। कितना कठिन होता है नापना, मेजरमेंट करना, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड।
समय के अन्य मात्रक को आपने जानते हो कि इसे घंटा है। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, यू वेरी वेल नॉन। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। नैनो सेकेंड ये भी समय का मात्रक होता है। 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻⁻9 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड 10⁻⁻12 सेकेंड। ये जो टाइम के मात्रक, समय के मात्रक हैं, ये आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम आएंगे। उपरोक्त 3 मूल मात्रक जो आपने पढ़ा है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ओके, जो हमने तीनों को डिफाइन किया, डिटेल में डिफाइन किया। अब आप लोग 1 मीटर की परिभाषा जान चुके हो, 1 किलोग्राम की परिभाषा जान चुके हो, 1 सेकेंड की परिभाषा जान चुके हो। इसको ध्यान से समझिए और लोगों को बताइए, खुद भी समझिए। इसके बाद आता उपरोक्त 3 मूल मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को MKS पद्धति यानी MKS सिस्टम कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहते हैं साहब MKS पद्धति में मात्रक बताइए, तो अब आप उस राशि के मात्रक को मीटर, किलोग्राम और सेकेंड के पदों में ही बताना है, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड नहीं आएगा, आपका ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा चाल बराबर क्या होता है, चाल का मात्रक क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मीटर, समय का सेकंड। इसका मतलब हुआ कि चाल का MKS पद्धति में मात्रक मीटर बटे सेकंड हो गया। अब आपने कहा किलोग्राम नहीं आया, जरूरी थोड़ा ना है, हाँ आएगा तो इन 3 में से कोई ना कोई तीनों आ सकते हैं, या हो सकता 1 आए, हो सकता 2 आए, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा अलग हो गया, यहाँ से नई बात शुरू होती है। अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? वो है छोटी से छोटी माप जिसे कोई मापक यंत्र नाप सकता है, उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। और डिटेल में समझाऊंगा उसको। वह छोटी छोटी माप का मतलब क्या हुआ? अगर कोई मापक यंत्र जो कम से कम वैल्यू को नाप सकता है, उससे कम नापना संभव नहीं हो, तो उस मापक यंत्र का वो क्या हो गया? अल्पतमांक हो गया। ऐसे समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने कहा मीटर पैमाना आपने देखा, स्केल सब जानते हैं, सबने स्केल को देखा, पटरी देखी होगी। यहाँ से आप देखें उसमें खाने होते हैं, 1 2 3 4 5। 5वां खाना थोड़ा लंबा होता है, आपने देखा होगा। 6 7 8 9 10। जब 10 खाने पूरे हो जाते तो ये 1 सेंटीमीटर कहलाता है, ठीक है। यानी क्या हुआ, हम स्केल से क्या करते हैं? खाने से तो नापते हैं। इसका मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर क्या हो गया कि साहब 10 खाने। जब आप 10 खाने ये काउंट कर लेंगे तब उस दूरी को कहेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 खाने बराबर 1 सेंटीमीटर हुआ, तो हमें यहाँ पे कितना कम से नाप सकते हैं? केवल इस खाने, केवल एक खाने की लंबाई नाप, ये कम से कम है। 1 खाने से कम को आप काउंट करना मीटर पैमाने से संभव ही नहीं। तो क्या मतलब हुआ कि 10 खाने बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 खाना बराबर 1/10 सेंटीमीटर, जो मैंने साफ साफ लिख दिया यहाँ पर, 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 का मतलब हो गया 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर में 10 खाने होते हैं। आप पटरी निकाल लीजिए, उस पर देखिए, इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए। वीडियो को वही थोड़ा रोक लीजिए, आप तुरंत स्केल लीजिए, एक स्केल, उस स्केल पे देखिएगा 1 सेंटीमीटर में गिनिए, काउंट करिए कितने खाने हैं, तो 10 खाने हैं। अब 10 खाने जब हमने गिने हैं तब हमारी दूरी क्या हुई, यानी 10 खाने बराबर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर हुआ है। तो 10 खाने बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 10 खाने बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। तो 1 खाना बराबर कितना हुआ? 1/10 सेंटीमीटर। यही अल्पतमांक है, ठीक है। तो अल्पतमांक क्या हुआ? किसी भी मापक यंत्र के द्वारा नापी गई छोटी से छोटी माप जिसे वह नाप सकता है, वह उसका अल्पतमांक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में दिया है, पहला एग्जाम्पल मीटर पैमाने का अल्पतमांक, 1 खाने का माप 1/10 पॉइंट, इसको हमने डिटेल समझा दिया। इसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स, जैसे आप 11th में प्रैक्टिकल में सीखेंगे, इसको हम लोग प्रैक्टिकल सिखाते हैं कैलिपर्स को, इसको गेज को भी सिखाते हैं, पिच मापी इसको बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है? मुख्य पैमाने पर 1 खाने की माप। देखिए मुख्य पैमाना क्या है? वही पटरी है, स्केल है। अभी आप सीख चुके हो कि मुख्य पैमाने के 1 खाने का मान कितना होता है? वो होता है आपका 0.1। तो यहाँ पर 0.1 है, ये 0.1, ओके।
बर्नियर पैमाना, तुमने कहा ये क्या होता है, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो सब समझ जाओगे कि बर्नियर कैलिपर्स में केवल 2 पैमाने होते हैं, एक मुख्य पैमाना, एक बर्नियर पैमाना। बर्नियर पैमाने पर कुल खानों संख्या होती है कितनी, 10, ये काउंट करेंगे तो 10 का भाग दिया तो कितना, 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि बर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर होता है। अब आता है स्क्रू गेज, तीसरा। स्क्रू गेज में पेच मापी का अल्पतमांक क्या होता है, इसको होते हैं पेच द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, जिसको पॉइंट 1 बोलते हैं, और वृत्तीय पैमाने पर कुल खाने कितने, 100। देखिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ कि पेच मापी में 2 प्रकार के पैमाने होते हैं, एक होता है मुख्य पैमाना, वहाँ पर भी होता है, और वृत्तीय पैमाना भी होता है। तो इस तरह से 0.01 सेंटीमीटर का अल्पतमांक हो गया बच्चों। तो हम देख रहे हैं कि अल्पतमांक को हम लोगों ने ध्यान से इसको पढ़ करके पूरी बात क्लियर कर ली है। अल्पतमांक क्या, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी मापक यंत्र हुआ उस वह मापक यंत्र छोटी से छोटी माप नाप सकता, उसी का नाम अल्पतमांक है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप मान चलिए किसी सब्जी की ठेल पे पहुँचते हैं, सब्जी की ठेल पर, उस पर मापक यंत्र क्या, तराजू होती है। अब आपने उससे पूछा भाई तुम्हारी इस तराजू का अल्पतमांक कितना है, अगर वो फिजिक्स पढ़ा होगा तो तुरंत समझा देगा, लेकिन आप समझ लीजिए, आप केवल ये देखो वह तराजू कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकती है, तो आप उसके लिए क्या देखोगे, बांट देखोगे। अगर आपने उसके सारे बांट देख लिए, अब और बांट देखने पे आपने डिसाइड किया, आपने निश्चित किया कि इस सब्जी विक्रेता के पास सबसे छोटा बांट है वो 50 ग्राम है, इसका मतलब हो गया कि उस सब्जी विक्रेता की जो तराजू है उसका अल्पतमांक कितना हुआ, 50 ग्राम, क्योंकि वह तराजू 50 ग्राम से कम मेजरमेंट नहीं कर सकते। समझ में आ गया बच्चों। तो इसका मतलब उसका अल्पतमांक कितना हो गया, 50 ग्राम हो गया। लेकिन अगर आप सुनार की दुकान पे पहुंचते हैं, वहाँ जाइए आप, वहाँ उसका अल्पतमांक कितना है, अगर वहाँ पर भी सारे वेट आपने मेजरमेंट किए, पता लगा वहाँ 1 मिलीग्राम सबसे छोटा वेट है, तो आप कहेंगे उस तराजू का अल्पतमांक 1 मिलीग्राम है। तो प्यारे बच्चों, इस लिस्ट कांट को, अल्पतमांक को आप लोगों ने बहुत डिटेल में समझ लिया होगा, ऐसी मैं ऐसा करता हूँ। अब हम लोग चलते पेज नंबर 5 पर पहुँचते हैं। गोलाई मापी का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर होता है। ये गोलाई मापी एक्सपेरिमेंट पर 11वीं क्लास में है। उपरोक्त सभी मापक यंत्रों का उपयोग अपनी भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरणों की सहायता से विस्तार से बताया जाएगा। हम लोग अपने कॉलेज में तीनों उपकरणों के बारे में विस्तार से समझाते हैं कि यह मापक यंत्र किस प्रकार मेजरमेंट करता है। ठीक है, जिस मापक यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होगा, उस मापक यंत्र से मापन की शुद्धता उतनी ही अधिक होगी। समझ लीजिए साहब, अब जिस मापक यंत्र का अल्पतमांक सबसे कम है, सबसे कम अल्पतमांक होगा, वह उतनी ही अधिक शुद्धता नापेगा। अगर हम बात करें जो चारों उपकरण हमने देखे, मीटर पैमाना, बर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और गोलाई मापी, अगर हम चारों को गौर से देखें तो सबसे कम अल्पतमांक किसका बच्चों, सोचिए, गोलाई मापी। ठीक है, जब गोलाई मापी का अल्पतमांक सबसे कम है तो इसका मतलब हो गया इन चारों उपकरणों में से गोलाई मापी सबसे शुद्ध मेजरमेंट देगा, यथार्थ मेजरमेंट देगा। तो उपरोक्त चारों मापक यंत्रों में स्क्रू गेज और गोलाई मापी यंत्र के मापन की शुद्धता सबसे अधिक होगी। दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। इसका मतलब हुआ कि दोनों मापक यंत्र के अल्पतमांक सबसे कम है। ये दोनों मापक यंत्र, गोलाई मापी का हो या पेच मापी को, दोनों का अल्पतमांक सेम निकल के आता है, तो सबसे अधिक हो क्योंकि इसका अल्पतमांक सबसे कम है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपने समझ लिया होगा कि जिस मापक यंत्र के अल्पतमांक सबसे कम होता है वह मापक यंत्र यथार्थ एक्यूरेट वैल्यू देता है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग निरपेक्ष त्रुटि, जैसे कि चैप्टर का नाम है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। अब हम लोग लास्ट टॉपिक में आ गए हैं, त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के अंतर को उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आता है कि ये मान क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, वास्तविक मान जो उसका होता है, रियल वैल्यू होती है, और प्रेक्षित मान का मतलब है जो आपने प्रेक्षण लिए, एक्सपेरिमेंट किए, उससे हमने देखा कि मान इतना निकल के आता है। उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा, ये जो आप सिंबल देख रहे हो, जो वाला, ये इस तरह से नीचे से फिर ऊपर से, इसे कहते हैं डिफरेंस, यानी अंतर।
अंतर का मतलब होता है प्रेक्षित मान ज़्यादा है तो प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान, और वास्तविक मान ज़्यादा है तो वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। ठीक, ये डिफरेंस इसीलिए यूज किया था इसको। डिफरेंस कब हटेगा? जब हमें दोनों के मान पता हों। अगर प्रेक्षित मान वास्तविक मान से ज़्यादा है तो सूत्र क्या होगा? प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान। अगर वास्तविक मान ज़्यादा है तो वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। ओके, अब आता आगे सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव और फ्रिक्शनल एरर। किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि जो आप पढ़ चुके पहले, तथा उसके वास्तविक मान के अनुपात को ही सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। देखिए भिन्नात्मक, भिन्न का मतलब होता अंश बटे हर। तो आप देख रहे, ये अब हमने एग्जाम्पल से दिया, यदि किसी राशि का वास्तविक मान रियल वैल्यू कितना ए है, रियल वैल्यू, और निरपेक्ष त्रुटि कितना डेल्टा ए है। डेल्टा ए कैसे निकाला हमने? पहले पढ़ा था, डेल्टा ए बराबर दोनों का डिफरेंस। तब उस राशि के प्रेक्षण में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा ए बटे ए। ध्यान दीजिए ये डेल्टा है, इसको ऐसे लिखना, डेल्टा डेल्टा बना ट्रायंगल सा बना देते हैं, ये डेल्टा ए। तो ध्यान दें इसको आप क्या पढ़ेंगे? डेल्टा ए बटे ए। ओके, ये इसकी भिन्नात्मक त्रुटि कहलाएगी। अब यहाँ पे एक और बात बता दूँ, डेल्टा ए, जो डेल्टा ए आपने पढ़ा है, डेल्टा ए क्या है? किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक भी हो सकता है। अगर हमें अल्पतमांक दे रखा हो तो डेल्टा ए वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझिए, अगर मान चलिए मैं यहीं पे क्वेश्चन देता हूँ, एक एग्जांपल बनाता हूँ। एक लकड़ी है मान लो, उस लकड़ी की लंबाई 3.15 सेंटीमीटर है। ठीक है, या इसकी इतनी नापी गई है, मेजरमेंट किया गया। अब पूछा इसकी भिन्नात्मक त्रुटि क्या हुई, यानी हमने जो वैल्यू नापी है वो कितनी? इतनी 3.15 है। इस 3.15 से इसका अल्पतमांक कैसे निकालते हैं? पॉइंट के आग, जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसकी पीछे संख्या को 0 कर दीजिए आप। तो 0 कर दिया था, पॉइंट लगा दिया, और 15 है, 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, तो क्या किए? 0, 1, यानी 3.15 का अल्पतमांक कितना होगा? 0.01। अगर भाई तो एक अंक और बढ़ा हुआ है तो क्या हुआ? 0.001। बहुत आसान तरीका है। अब 3.15 है तो त्रुटि क्या कहलाएगी? जी, इसमें त्रुटि की बात करें तो क्या हो जाएगा? अल्पतमांक कितना हो गया? 0.01 बटे 3.15। इसे हल कर लीजिए, ये इसकी कहलाएगी भिन्नात्मक त्रुटि। आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। वो क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने पर, अब प्रतिशत व्यक्त करने मतलब क्या? मल्टीप्लाइड बाय 100, अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर जो प्राप्त हो उसी को कहते हैं प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो क्या सूत्र बनेगा? डेल्टा ए बटे ए इंटू 100। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमने x का मापन किया है तो डेल्टा x बटे x गुणा 100। ध्यान दीजिए प्रतिशत त्रुटि का मात्रक क्या होगा? परसेंट। ये परसेंट इतना मस्ट कंपलसरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर, इसका उपयोग हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं। जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें हम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर होता है। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है प्रमाणिक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान गुणा 100। देखिए अब तुमने कहा प्रमाणिक मान क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। प्रायोगिक मान मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, प्रमाणिक मान क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का जो प्रमाणिक मान स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 9.8 है। ठीक है, और प्रायोगिक मान क्या होगा? जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे 11th में जो प्रैक्टिकल होता है, जी का मान ज्ञात करना सरल लोलक की सहायता से, उससे पता चला, हमने प्रैक्टिकल किया तो जी का मान निकला, मान चलिए 9.9 हो सकता है। स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8, इसका मतलब इसके प्रायोगिक मान 9.8 के आसपास होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस जो प्रायोगिक मान होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, वो प्रमाणिक मान के आसपास होनी चाहिए, तो त्रुटि कम से कम होती है। तो प्रमाणिक मान कितना है भाई? 9.8 है, और वो तो फिक्स है। प्रायोगिक मान 9.9 है, इसका मतलब 9.9 माइनस 9.8 बटे प्रमाणिक मान कितना? 9.8 गुणा 100। इसे हल कर लीजिए, जो निकल के आएगा वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज
एरर कहलाएगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल से स्पष्ट किया है, यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोग के द्वारा 10 नापा जाता है, यानी एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसको प्रायोगिक मान कितना निकला 10 निकला, तब उस वहाँ पर जी का मान प्रमाणिक मान कितना 9.5 बताया था, तब प्रतिशत त्रुटि क्या हुई 10 - 9.8 बटे 9.2 गुणा 100 यानी 2.04 इसमें से परसेंटेज एरर आ गया है, इतनी त्रुटि हो गई। तो ऐसे हम इसकी त्रुटि को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पेज नंबर 6 पर पहुँचते हैं। अब आप चलता न्यूमेरिकल पोर्शन, पेज नंबर 6 से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें निकलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, किसी मापित राशि की घात में त्रुटि में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना। हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर, एक भौतिक राशि P 3 मापित राशियों A B C से निम्न प्रकार संबंधित है। ये फार्मूला में दे रखा है, यानी P का जो मान है वो A और B और C पर इस प्रकार से निर्भर करता है। तो P के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करना है, इसका तरीका क्या है वो समझिए। ये सूत्र लिखा हुआ है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी हमने दोनों तरफ लॉग लिया। आप लोगों ने हाई स्कूल में लॉग को करना सीखा होगा, तो लॉग P, इधर भी लॉग लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ कुछ आपको रूल समझने होंगे। यहाँ पर इधर दे रखे हैं, लॉग M इंटू N होता लॉग M प्लस लॉग N, यानी इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा। लॉग M बटे N, बटे में है तो क्या होगा, बीच में माइनस आ जाएगा, और लॉग M की पावर N है तो हो जाएगा N लॉग M आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सूत्र है, इनका प्रयोग करना है। यहाँ देखिए साहब, लॉग P चल रहा है, लॉग AQ इंटू है ना, यहाँ पे इंटू तो प्लस आ गया यहाँ पर, प्लस लॉग B स्क्वायर, बटे में है तो माइनस लॉग C हो गया। समझ आया लालपुरी, लॉग A की पावर 3, यहाँ पर गुणा है इसलिए चिन्ह आ गया प्लस, प्लस लॉग B स्क्वायर, बटे में इसलिए क्या होगा माइनस के लॉग C। आगे अब इस लाइन देखिए, समझिए, लॉग P बराबर लॉग A की पावर 3, सूत्र कौन सा लगेगा जब थर्ड वाला, तो 3 log A प्लस 2 log B माइनस लॉग C। यहाँ तक सबके समझ में आ रहा होगा लॉग का सिस्टम क्या है। अब आगे लेते हैं, अब आता P के मान में भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि किस प्रकार से, यहाँ लॉग ले लिया। अब एक्चुअली क्या होता है, इसका हमें आंशिक अवकलन करना होता है। जैसे ही लॉग का आंशिक अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन करने पर P के मान में भिन्नात्मक त्रुटि होती है। अब सवाल उठता है आंशिक अवकलन क्या होता है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए log x है, इसका आंशिक अवकलन क्या होगा, डेल्टा x बटे x। ठीक है, समझ आ रहा। इसी प्रकार से मैं कहता हूँ, मान चलिए log a है, a log a का आंशिक अवकलन क्या होगा, डेल्टा a बटे a। ठीक, ये अवकलन होता है। लॉग C का कितना, डेल्टा C बटे C। लॉग B का कितना के साथ, डेल्टा B बटे B। वेरी सिंपल। तो P के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, इसको बात करें तो लॉग P का आंशिक अवकलन क्या होगा बच्चों, डेल्टा P बटे P बराबर 3 लॉग A का क्या होगा, डेल्टा A बटे A प्लस 2 लॉग B का क्या होगा, डेल्टा B बटे B माइनस लॉग C का क्या होगा, डेल्टा C बटे C। यानी हमने आंशिक अवकलन करने से उसके भिन्नात्मक त्रुटि को ज्ञात कर लिया। ये पहला स्टेप है कि हाउ कैन यू फाइंड फ्रिक्शनल एरर, भिन्नात्मक त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे। पहले लॉग लिया, फिर आंशिक अवकलन कर दिया। आगे अब आता है एक टॉपिक यहाँ पर, P के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। तो ध्यान दीजिए, त्रुटि हमेशा मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम कब होगी, जब माइनस को क्या कर दें, प्लस। कुछ नहीं करना है, P के मान में अधिकतम त्रुटि कैसे, तो क्या करना, डेल्टा P बटे P MAX मतलब मैक्सिमम, ये लिखना पड़ेगा। और इस साइड में देखो, जो जो माइनस हो उसको आप प्लस कर दें। प्लस को माइनस नहीं करना है, माइनस को प्लस करना है। तो 3 इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, बस यहाँ पर माइनस था, उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया गया। तो दूसरा स्टेप बहुत आसान है। पहला स्टेप क्या था, P के मान में भिन्न त्रुटि ज्ञात करना। दूसरा है P के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करना। और लास्ट स्टेप, P के मान में अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना। तो पहले समझ चुके हो, प्रतिशत त्रुटि का मतलब होता है भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ देख रहे हैं 100 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया। ठीक है, तो इस तरह से ये अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि को
अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि को यहाँ से यहाँ तक करना। 3 स्टेप बच्चों हैं। पहला स्टेप भिन्नात्मक त्रुटि, दूसरा स्टेप अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तीसरा स्टेप अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि। 3 स्टेप को गौर से समझिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत त्रुटि में पहले बता चुका हूँ, जब भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो उसे कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। यदि बाई की माप में त्रुटि डेल्टा बाई हो तब इसमें त्रुटि क्या हो, डेल्टा बाई बटे बाई गुणा 100। फॉर एग्जाम्पल तुमने पढ़ा होगा, ये गोले का आयतन होता है स्कूल में, b बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो v के मान में भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी, v। अगर हम इसको log लें तो log b लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इस राइट साइड में r के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट को इसमें छोड़ देते हैं क्योंकि कांस्टेंट में कोई त्रुटि नहीं होती है। तो v बराबर एक तरह का आर क्यू हो गया, ठीक है। शॉर्टकट किया हमने यहाँ पर, चाहो तो आप कर सकते थे, उसको कैसे कर सकते, लॉन्ग कट में थोड़ा सिखा देता हूँ। log b बराबर ये 4/3 पाई कांस्टेंट छोड़ दीजिए, बराबर log आर क्यू, और log आर क्यू कह सकते हैं 3 log r, ओके। अब इसका भिन्न त्रुटि कैसे निकालेंगे, log b का बोलो डेल्टा b बटे b, log r का क्या होगा, डेल्टा r बटे r। वही सिस्टम आ गया, शॉर्टकट कर दिया तो इस तरह से ये सूत्र निकल आया, ओके। अब हम लोग चलते हैं, लास्ट पेज पर आ चुके हैं। b के मान में अगर हम चाहें तो प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात कर सकते हैं। b के मान में प्रतिशत त्रुटि तो डेल्टा b बटे b गुणा 100, बस 100 का गुणा कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। इसे समझिए। अब एक क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर, यदि यहाँ पे R बराबर, ये रेजिस्टेंस कहलाता, R प्रतिरोध है, R बराबर 1000 प्लस माइनस 10 ओम। देखिए साहब, वैल्यू कितनी है इसकी, 1000 ओम। प्लस माइनस का मतलब क्या, 10 ज़्यादा या 10 कम, यही त्रुटि है, यही इसका अल्पतमांक है। तब प्रतिरोध R का मान प्रतिशत त्रुटि के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए वैल्यू हमने कितनी नापी थी, 1000 ओम। डेल्टा R यहाँ पर कितना हो गया, 10 ओम, क्योंकि 10 ओम बढ़ सकता है या 10 ओम घट सकता है। बहुत आसान तरीका है। R के मान में प्रतिशत त्रुटि क्या, वही सूत्र डेल्टा R बटे R गुणा 100। वैल्यू रखिए, त्रुटि कितना आ गई, 1% त्रुटि आ गई, ओके। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है बच्चों सार्थक अंक। ध्यान होगा आपको, ये सार्थक अंक आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी संख्या में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंक तथा संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। किसी संख्या में यथार्थतापूर्वक मतलब एक्यूरेट ज्ञात अंक और संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। अब हम इसको जो थोड़ा डिटेल में चलते हैं। पहला पॉइंट देखिए, किसी यंत्र का अल्पतमांक, अभी हम लोग डिटेल में बढ़ चुके हैं, जितना कम होगा सार्थक अंक उतने ही अधिक होंगे। अल्पतमांक जितना कम, सार्थक अंक उतने ही अधिक होंगे। कैसे, जैसे समझिए, सेंटीमीटर पैमाने के लिए पाठ्यांक कितना, 2.5 सेंटीमीटर। इसमें सार्थक अंक कितने हैं बच्चों, भाई 2 अंक हैं, 2 हो गया। उसी को हमने कैलिपर से नापा, कैलिपर से, क्योंकि उसका अल्पतमांक 0.01 होता है। तो अब तुम्हारा क्या होगा, इसमें 2.5 के 2.52, 1 अंक और ले लेगा वो। इसमें सार्थक अंक कितने, 3 हो गए, ठीक। तो देखिए अब एक बात आती है निकल के कि साहब इसमें यथार्थ वैल्यू तो 2 है और 52 क्या है, संदिग्ध अंक है। दोनों को काउंट करिएगा, काउंट, ठीक है। तो 3 अंक हो गए। पेज मापी से अगर हम नापें उसी चीज़ को, लंबाई को नापें, तो 2.52 इसमें दशमलव के 3 अंक तक लिया जाएगा। कैलिपर से मतलब 2 अंक तक, और पैमाने में कितना, मीटर पैमाने में, सिंह पैमाने में 1 अंक केवल। तो आप देखा, चारों को देखा तो सबसे ज़्यादा अल्पतमांक किसमें है, पेज मापी में है। दशमलव बिंदु को सार्थक अंकों, दशमलव बिंदु का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या मतलब हुआ, पॉइंट आप कहीं लगा लीजिए, पॉइंट से मतलब नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं 2.5425 में कितने, 5 अंक, इसमें कितने हैं, 5 अंक। क्यों, दोनों में अगर हम देखें, ऊपर संख्या में जो यथार्थपूर्वक 2 है और 5425 क्या है, संदिग्ध अंक है। दोनों को काउंट करेंगे 5 आएगा। यहाँ पे 254 यथार्थ अंक है और 25 क्या, संदिग्ध अंक है। तो टोटल कितना हुआ, 5। इसका मतलब पॉइंट आप कहीं खिसका दीजिए, सार्थक अंकों पर पॉइंट का, दशमलव बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। सार्थक अंक जितने अधिक होंगे संख्या उतनी अधिक यथार्थ होगी, पहले पढ़ चुके हैं,
ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू कौन नाप सकता है भाई? पेच मापी नाप सकता है, गोलाई मापी, क्योंकि उसमें सार्थक उसमें अल्पतमांक अधिक होगा, वो सबसे कम होता है। ठीक है। 2.5, 2.50, 2.50 में 2.50 अधिक यथार्थ है, क्योंकि इसमें सार्थक अंक 3 है और इसमें 3 है और इसमें कितने हैं? 2 है। जितने अधिक सार्थक अंक होंगे उसका अल्पतमांक उतना ही कम होगा, एक्यूरेट वैल्यू नापेगा। सार्थक अंक जितने अधिक होंगे प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। 2.5 में त्रुटि निकाला जाए तो 2.5 का अल्पतमांक 0.1, वैल्यू कितनी? 2.5 गुणा 100 4%। अब 2.50 ले लिया, इसका अल्पतमांक कितना? 0.01 बड़े 2.50 0.4%। तो ये त्रुटि बहुत कम है, ये त्रुटि ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है 2.57, इसमें कितने अंक है? 3। 257 है, पॉइंट ही लगाया तब भी 3 है, इसमें 4 हैं। इसको गौर से देखिए, 0.00027, यानी पॉइंट के बाद के जीरो को काउंट नहीं करते हैं, तो केवल कितने अंक हो गए? 2 हो गए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण चैप्टर आप समाप्त होता है यहाँ पर। तो मुझे लगता है, मुझे आशा है आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, और दोबारा देख करके आप इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। अब इस जो सेकेंड स्टेज आपकी है ये यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके बाद हम लोग थर्ड स्टेज में पहुँचेंगे, फिर फोर्थ स्टेज में पहुँचेंगे और चैप्टर को 100% सफलतापूर्वक ख़त्म करेंगे। मैं फिर एक बात रिपीट करना चाहता हूँ, जो बच्चे हमारे YouTube चैनल को देखते हैं वह केवल हमारी थ्योरी को समझ पाते हैं, ना थर्ड स्टेज ना फोर्थ स्टेज इसे आप नहीं समझ पाते हैं। इसलिए चैप्टर को पूर्णतः समझने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए, जहां आपको फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज सफलतापूर्वक समझाने का प्रयास किया जाता है और उससे आप चैप्टर को 100% मजबूत कर लेंगे, ऐसी मुझे आशा है। थैंक यू वेरी मच।